हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मेरा नाम है शादान सैफी। तो आज हम पढ़ेंगे डायलेक्टिक थिंकिंग और जॉर्ज विलियम हेगल के बारे में। ठीक है। वह ये यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की जो यूनिट 1 है ना, उसमें जो कार्ल मार्क्स को हम पढ़ते हैं, तो ये उसका ही एक पार्ट है। ठीक है। जिसमें आपको डायलेक्टिक थिंकिंग क्या होती है वो पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत पढ़ते हैं हम हेगल के बारे में भी। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि डायलेक्टिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं जो डायलेक्टिक थिंकिंग होती है ना, वो एक तरह से दो तरीकों से काम करती है। एक तो वे ऑफ थिंकिंग भी है डायलेक्टिक्स, ठीक है, और दूसरा है कि लुकिंग एट द वर्ल्ड, कि आप दुनिया को किस तरह से देखते हो, उसको भी हम डायलेक्टिक्स में काउंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि इसका मेन फोकस क्या होता है। इसका मेन फोकस होता है, याद रखना, प्रोसेसेस पे। एक दो चीज, कई एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप्स क्या है। ठीक है। डायनेमिक्स मतलब चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है एलिमेंट्स के बीच में, उनको एलिमेंट्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है, ये सारी चीजें हम डायलेक्टिक्स में पढ़ते हैं। यानी कि एक तरह से ये डायनेमिक थिंकिंग होती है। मेन यहाँ पर हमारा फोकस जो होगा डायनेमिक और कॉन्फ्लिक्ट पर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक वे ऑफ थिंकिंग कैसे होती है ये। ये एक इसमें क्या होता है कि तुम अपन जब किसी चीज के बारे में सोचोगे, किसी एलिमेंट्स के बारे में सोचोगे, बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में, तो आप देखोगे कि वो एलिमेंट्स आपस में क्या रिलेशनशिप रखते हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं। ठीक है। मतलब आपका जो सोचना होगा एलिमेंट्स के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, वो डायनेमिक थिंकिंग होगी, आपकी डायनेमिक थिंकिंग। ठीक। और दूसरा कि आप जो आपका जो दुनिया का नजरिया होगा, द वर्ल्ड व्यू होगा आपका, वो भी डायनेमिक होगा। कि आप हर चीजों को देखोगे कि कैसे वो चेंज हो रही हैं, कैसे दुनिया दुनिया में बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्लैश होती हैं और इवॉल्व होती हैं, और कॉन्फ्लिक्ट आता है उनमें, और फाइनली हमें चेंज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डायलेक्टिक थिंकिंग में हम एक तरह से प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है। एक इसमें क्या होता है, जैसे पहले तुमने देखा था कि कॉज एंड इफेक्ट फंक्शनलिस्ट थिंकिंग क्या होती है, कि ए चीज बी को अफेक्ट कर रही होती है, यानी कि ए कॉजेज बी, कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं इसे। मगर डायलेक्टिक्स में क्या होता है कि ए अफेक्ट तो कर रही है बी को, हम ये भी पढ़ेंगे कि बी इन रिटर्न ए को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो एक तरह से डायनेमिक थिंकिंग होती है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो आप ये चार पांच वर्ड याद रखना, प्रोसेस, रिलेशन, डायनेमिक, कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्राडिक्शंस। इन सब चीजों के बारे में हम डायनेमिक डायलेक्टिक थिंकिंग में या डायलेक्टिक्स में पढ़ते हैं। अब आते हैं हेगल्स का डायलेक्टिक। अब देखो, जो हेगल का डायलेक्टिक है और जो कार्ल मार्क्स ने डायलेक्टिक यूज किया था, या जनरली डायलेक्टिक्स जो चला हुआ आ रहा था बहुत पहले से, उसमें थोड़ा सा फर्क है। तो पहले देखते हैं कि हेगल ने किस तरह से डायलेक्टिक थिंकिंग को या फिर डायलेक्टिक को इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहले उन्होंने डायलेक्टिक थिंकिंग जो थी उसको आइडियलिज्म के साथ कंबाइन कर दिया था। तो उन्होंने नई चीज बनाई थी, डायलेक्टिक आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में क्या होता है कि तुम्हारा जो स्ट्रेस होगा वो आइडियाज पे होगा। ठीक है। आइडियाज पर होगा, हर चीज को तुम माइंड्स पर फोकस करोगे, तो वहां पर मटेरियल जो थिंग होती है ना दुनिया में, उस पर फोकस नहीं होगा तुम्हारा। सारा फोकस होगा आइडियाज पे। मतलब अगर तुम बात कर रहे हो किसी इंसान की, तो इंसान ऐसे ह्यूमन बीइंग बात नहीं करोगे, इंसान का कंसेप्ट क्या होता है, ह्यूमन का कंसेप्ट क्या होता है माइंड के अंदर, उसकी बात करोगे। उसको कहते हैं आइडियलिज्म। जिससे मनी है, मनी को ऐसे पेपर करेंसी या मेटल कॉइन्स के बारे में बात नहीं करोगे, आप मनी की बात करोगे। सोशल कंस्ट्रक्शन कैसा है मनी का, सोसाइटी ने मनी को वैल्यू क्यों दी हुई है, तो इसको कहते हैं आइडियलिज्म। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि डायलेक्टिक आइडियलिज्म में क्या होता है। यानी कि आप डायलेक्टिक्स में क्या होता है कि कॉन्ट्राडिक्शंस के बारे में पे फोकस किया जाता है, चेंज पर फोकस किया जाता है। यानी कि अगर आप बहुत सारे आइडियाज को, कि अगर मान लो आपके पास दो या दो से ज्यादा आइडियाज हैं, वो आइडियाज आपस में कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं और चेंज ला रहे हैं, इस चीज के बारे में स्टडी करोगे, तो आपकी थिंकिंग कहलाएगी डायलेक्टिक आइडियलिज्म। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, ये मैंने एग्जाम्पल इंक्लूड किया है। उनका जो यकीन है वो ये है कि अगर आप अकेले पढ़ोगे, ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम में पास होने का कि आप अकेले पढ़ाई करो। मगर उन्होंने क्या देखा, बहुत सारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, वो अकेले अकेले पढ़ाई करते थे, मगर उन्होंने देखा कि एक लड़का जो है वो ग्रुप स्टडी कर रहा है और उसके हमसे ज्यादा बेटर ग्रेड्स आ रहे हैं। अब उसको देखकर उनके दिमाग में एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया, आइडियाज का कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया। क्या आइडियाज थे कि स्टडी अलोन, पहला आइडिया था स्टडी अलोन, ठीक है, स्टडिंग अलोन। और दूसरा आइडिया क्या था, ग्रुप स्टडी। तो ये दो आइडियाज के बीच में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अपनी थिंकिंग चेंज करी। ठीक है। और उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हाँ, हम भी ग्रुप स्टडी किया करेंगे। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ना उनके दिमाग में कि हमें
सिंगल स्टडी करनी चाहिए या फिर ग्रुप स्टडी करनी चाहिए, ये फिर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था ना, कोई फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं था दुनिया में, ठीक है। जो उनके अराउंड जो यूनिवर्सिटी थी या फिर चेयर्स या बुक्स थी, वो उनके आइडियाज को अफेक्ट नहीं कर रही थी। तो इसलिए इसको कहते हैं डायलेक्टिक आइडियलिज्म, यानी कि जो चेंज स्टार्ट हुआ ना, उन्होंने जो अलोन स्टडी करने के बाद ग्रुप स्टडी शुरू की, उसको कहते हैं डायलेक्टिक आइडियलिज्म। समझ में आया? देखो दोबारा देख लेते हैं, दो आइडियाज थे उनके दिमाग में, ठीक, स्टडिंग अलोन, दूसरा था ग्रुप स्टडी। उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ, ठीक है। तो एक तरह से क्योंकि वो आइडियाज थे तो आइडियलिज्म की बात हो गई, उन आइडियाज के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन था तो डायलेक्टिक की बात हो गई। और उनके एक तरह से इंटरेक्शन से, उन दोनों आइडियाज के कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्राडिक्शन या इंटरेक्शन की वजह से एक नया आइडिया जनरेट हुआ कि हाँ हमको ग्रुप स्टडी करना है। तो उन्होंने अपना माइंड जो है वो चेंज कर लिया आइडियाज की वजह से, और वो ग्रुप स्टडी करने लगे। अब इसको सबसे अच्छा जो हेगल के डायलेक्टिक को समझने का तरीका है वो क्या है, तीन चीजें होती हैं, थीसिस, एंटीथीसिस और उनसे मिला के सिंथेसिस बन जाती है, ठीक है। थीसिस एक आइडिया होता है, एंटीथीसिस उसके अगेंस्ट में जो आइडिया डेवलप होता है उसको एंटीथीसिस कहते हैं। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नया आइडिया जनरेट होगा उसको सिंथेसिस कहा जाएगा, ठीक। यानी कि थीसिस प्लस एंटीथीसिस इज इक्वल टू सिंथेसिस, ठीक है। अब ये जो सिंथेसिस बनी है ये फाइनली एक नई थीसिस बन जाती है, टाइम के साथ एक थीसिस बन जाएगी और फिर उसकी एंटीथीसिस पैदा होगी, फिर से एक नई चीज निकल कर आएगी, एक नई सिंथेसिस बन जाएगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। ये था हेगल का डायलेक्टिक। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ रूल्स नहीं होने चाहिए, हमें टोटल फ्रीडम चाहिए, हम जो चाहे वो कर सके। तो ये टोटल फ्रीडम वाली डिमांड है कि मान लो एक थीसिस है, एक पॉजिटिव व्यू, उसके अगेंस्ट में जो व्यू डेवलप होगा वो एंटीथीसिस होगी। दूसरे लोग कह रहे हैं कुछ फ्रीडम नहीं मिलेगी, डिक्टेटर कह रहा है जो रूल करता है कंट्री को कोई फ्रीडम नहीं मिलेगी, टोटल कंट्रोल होगा मेरा। तो दूसरी एंटीथीसिस क्या हो जाएगी, टोटल कंट्रोल। तो इन थीसिस और एंटीथीसिस के इंटरेक्शन से क्या मिला, हमें एक एक मतलब कंट्रोल्ड फ्रीडम मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब तुम फ्री तो हो, मगर जब तक तुम दूसरों को हार्म नहीं कर रहे हो तब तक तुम फ्री हो जो चाहे वो करने के लिए, और स्टेट जो है वो लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पर एक टोटल फ्रीडम और टोटल कंट्रोल, ये थीसिस और एंटीथीसिस मिला के एक नई सिंथेसिस मिली, जिसमें क्या हो रहा था कि आपको एक कंट्रोल्ड फ्रीडम दी जा रही थी। अब ये सिंथेसिस जो है एक नई थीसिस बन जाएगी। लोग कहेंगे कि यहाँ पर कंट्रोल ज्यादा हो गया, हमें और ज्यादा फ्रीडम चाहिए, ठीक है। और जो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स होंगे या पार्लियामेंट होगी वही कहेगी नहीं नहीं और ज्यादा फ्रीडम नहीं दी जा सकती। तो अब ये सिंथेसिस और एंटीथेसिस जो बनी थी, सिंथेसिस में कन्वर्ट हो गई, उसके अगेंस्ट में एक एंटीथेसिस और ज्यादा डेवलप हो गई, फिर वो और इंटरेक्ट करेंगी, फिर फाइनली एक नई सिंथेसिस बनेगी जहां पर लोगों को और ज्यादा फ्रीडम दी जाएगी। इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा और इवॉल्व होती रहेगी सोसाइटी, ठीक है। अब देखो आइडियलिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया था आइडियलिज्म होता क्या है, मगर फिर भी एक बार और देख लेते हैं। आइडियलिज्म में हम बात करते हैं माइंड ओवर मैटर, यानी कि मैटर को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जबकि मैटर का जो कंसेप्ट है हमारे माइंड के अंदर उसको इंपॉर्टेंस देंगे। मान लो चेयर है, चेयर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी एज ए फिजिकल, बल्कि हम सोचेंगे कि अगर चेयर की वजह से हमारे दिमाग में क्या आइडिया कंस्ट्रक्ट होते हैं, ठीक है। जब भी हम चेयर का नाम सुनते हैं तो हम दिमाग में सोचते हैं कि उसमें हम बैठेंगे, वो लकड़ी की बनी होगी या प्लास्टिक की बनी होगी, ठीक है। तो उसका जो कंसेप्ट होता है माइंड में वो डिस्कशन होगा आइडियलिज्म में। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम आइडियाज, थॉट्स या मेंटल प्रोडक्ट्स जो है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू द फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम फिजिकल वर्ल्ड को यानी कि अपने आसपास की चीजें या दुनिया को किस तरह से डिफाइन या समझते हैं, हमारे माइंड में उस फिजिकल वर्ल्ड की इमेज कैसी है, उसकी ज्यादा सिग्निफिकेंस है एज कम्पेयर टू द फिजिकल वर्ल्ड इटसेल्फ, ठीक है। आइडियलिस्ट बिलीव करते हैं कि सिर्फ मेंटल प्रोसेसेस ही मैटर करते हैं और आइडियाज ही ट्रू एग्जिस्ट करते हैं। मटेरियल रियलिटी जो है वो उसका कोई ट्रू एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। अब इसके ही अगेंस्ट में हम आगे देखेंगे कि मार्क्स ने इसको अपोज किया था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो मटेरियल कंडीशन होती है वर्ल्ड की उसका अपने आप में एग्जिस्टेंस होता है और वो आपके आइडियाज को अफेक्ट करती हैं और वो चेंज लाती हैं सोसाइटी में। तो मार्क्स ने ये जो
हेगल का आइडियलिज्म का की थ्योरी थी उसको छोड़ दिया था, अबंडन कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ डायलेक्टिक थिंकिंग को एक्सेप्ट किया था हेगल की। और वैसे भी जो डायलेक्टिक थिंकिंग है वो हेगल ने शुरू नहीं की थी, वो बहुत पहले से चली हुई आ रही थी। अब तीसरा देखते हैं इवोल्यूशनरी व्यू क्या था हेगल। देखते हैं हेगल्स व्यू ऑफ हिस्ट्री क्या था। हेगल ने अपने अपने इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज में एक तरह से कॉन्शियसनेस के इवोल्यूशन की बात करी थी। उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे ह्यूमंस का कॉन्शियसनेस इवॉल्व होगा वैसे वैसे ह्यूमंस या फिर सोसाइटी इवॉल्व करती जाएंगी। सबसे पहला था कि उन्होंने कहा था सबसे शुरुआती स्टेज में क्या होता है, ह्यूमंस जो होते हैं वो अपने फिजिकल वर्ल्ड यानी कि अपने अराउंड दुनिया को सेंसेस के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सेंसेस क्या होता है, जैसे सुनना, देखना, ठीक है, टच करना या फिर टेस्ट करना, ये सब क्या हमारे सेंसेस हैं। 5 सेंसेस होते हैं ना हमारे। तो जो जैसे कि तो ह्यूमंस अपने सराउंडिंग सोसाइटी को अपने सेंसेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कि ह्यूमंस जो है वो नेचर, सन, रिवर, फिजिकल फोर्सेस इनके साथ ऑब्सेस्ड होते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा होता है तो वो उन चीज़ों को वर्शिप करने लगते हैं। तो उनकी जो थिंकिंग होती है ना फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई होती है, इस सन के साथ जुड़ी हुई है, फिर रिवर के साथ जुड़ी हुई है। रिवर स्पिरिट का कंसेप्ट होता है जापानीज फॉकलोर्स में। तो एक तरह से उन्होंने अपनी थिंकिंग को उस रिवर से जोड़ दिया है, उस रिवर को पर्सोनिफाई करके ह्यूमन फिगर या ह्यूमन गॉड मान लिया है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, ये होता था एंशिएंट टाइम में, हेगल का कहना। तो यहाँ पर क्या था, लोग अपने सेंसेस के थ्रू अपने एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते थे। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है कि लोग जो है कॉन्शियस हो जाते हैं। देखो यहाँ पर कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन हो रहा है। पहले तो कॉन्शियस नहीं थे मगर अब लोग कॉन्शियस हो गए हैं और वो जाग जाते हैं और क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं कि मैं कौन हूँ। और एक फिलोसफी या फिर डेमोक्रेसी हमें देखने को मिल जाती है, यानी कि जो इंसान है वो अपने आप के बारे में कॉन्शियस होने लगता है, इंडिविजुअल के बारे में कॉन्शियस होने लगता है कि मेरा क्या, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं क्या हूँ और मेरा क्या काम है सोसाइटी में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पर हमें बहुत सारी फिलोसॉफिकल थिंकिंग देखने को मिलती है। उसको कॉरस्पॉन्ड किया था इन्होंने मेडिवल टाइम। और फाइनली हमें देखने को मिलता है, तीसरी स्टेज हमें देखने को मिलती है। वहाँ पर क्या होता है, जो इंसान होता है ना वो एक तरह से आप उसकी सोसाइटी में क्या प्लेस है, वो सोसाइटी को एक तरह से इम्प्रेसाइज करने लगता है। और एक तरह से स्पिरिट ऑफ सोसाइटी को उन्होंने बात करी थी तीसरी स्टेज। स्पिरिट ऑफ सोसाइटी में क्या होता है अभी देखते हैं। स्पिरिट ऑफ सोसाइटी मतलब कलेक्टिव, कलेक्टिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या होता है, इंसान जो होता है ना वो एक सोसाइटी का पार्ट होता है और क्या है, वो अपने आप आपको सोसाइटी का पार्ट मानने लगता है। सोसाइटी के वेल बीइंग में कैसे कंट्रीब्यूशन करूँ ये सोचने लगता है, ठीक है। एक तरह से कम्युनिटी में के वेलबींग के बारे में सोचता है, अपने कल्चर के वेलबींग के, नेशन के वेलबींग के बारे में सोचने लगता है। वो देखता है कि मेरी जो इंडिविजुअल हैप्पीनेस है ना, वो एक इंडिविजुअल हैप्पीनेस मैटर्स लेस, मेरी इंडिविजुअल हैप्पीनेस से ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि मैं अपनी जो जो मेरी कम्युनिटी है उसमें कुछ ना कुछ मैं अपना योगदान दूँ, उसको मैं आगे बढ़ाऊँ ताकि सब लोग खुश रहें, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोकस होगा वो सोसाइटी पर होगा और उसकी जो थिंकिंग होगी ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वाली होगी, इन शॉर्ट। तो इस वाले स्टेज को उन्होंने कॉरस्पॉन्ड किया था मॉडर्न टाइम्स में, जहां पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, नेशन स्टेट्स देखने को मिलती हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस भी हमें देखने को मिलती हैं। उन सोशल इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट करता है इंसान और सोसाइटी के वेलबींग को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जैसे कि लॉ हो गया या पुलिस हो गया या फिर पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसके थ्रू इंसान एक स्पिरिट ऑफ सोसाइटी को समझता है और उसमें कंट्रीब्यूशन अपना देता है। तो 3 स्टेजेस में हुआ था कि एक तो फिजिकल सेंसेस वाली स्टेज थी पहले, दूसरा था कि कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ और तीसरा था स्पिरिट ऑफ सोसाइटी। तो इनका ये एक इवोल्यूशन स्टेजेस की हिस्ट्री थी। और इन तीनों में जो उन्होंने बात करी थी, देखना आइडियाज की बात हो रही है यहाँ पर, कोई मटेरियल कंडीशन की बात नहीं हो रही यहाँ पर। जबकि मार्क्स ने इसको रिवर्स कर दिया था अपनी हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में। उसमें जो कार्ल मार्क्स ने अपनी हिस्ट्री की जो बात करी थी वो मटीरियल डेवलप कंडीशंस के जो डेवलपमेंट हो रहे थे उसकी टर्म्स में बात करी, तो हम देखेंगे बाद में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हेगल ने हिस्ट्री को समझा था वो कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट की तरह से समझा था, कैसे कैसे लोगों का जो कॉन्शियसनेस है वो डेवलप होता है,
हिस्ट्री इज द प्रोग्रेस इन द कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम। इस वाले जो फ्रेज है, इससे हेगल्स की जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन वाली थ्योरी है वो पूरी समराइज हो जाती है कि लोग जो है वो कॉन्शियस हो जाते हैं फ्रीडम को लेकर, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं चाह रहे होते। पहले तो उनको वो कॉन्शियस ही नहीं होते, ठीक है। उसके बाद उनको एक सेल्फ कॉन्शियसनेस प्राप्त होती है। तीसरा स्टेज आता है कि उनको फ्रीडम की कॉन्शियसनेस आ जाती है फाइनली, यानी कि वो जान जाते हैं कि अगर हमें सब ट्रूली फ्री होना है तो हमें जो सोसाइटी में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे, यानी कि जो रैशनल रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा सब। एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होगी, एक तरह से रिलेटिव फ्रीडम की बात होगी। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं होगा तुम जो चाहे वो करो, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि तुम रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करोगे, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़े बिना तुम जो चाहे वो कर सकते हो। एक तरह से कंट्रोल्ड फ्रीडम की बात होगी, समझ गए। और ये जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं इंसान कॉन्शियसली फॉलो कर रहा होता है, कोई उसको फोर्स नहीं करेगा। जब भी कॉन्शियसली फॉलो करने लगेगा सारे रूल्स और रेगुलेशंस को, तब हेगल ने कहा था कि हम एक थर्ड स्टेज पर, एक एपेक्स स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री पर, सोसाइटी पर पहुंच गए। तो इसी तरह से हेगल ने कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेट होती है, जैसे उस टाइम पर जब वो थे तो प्रशियन स्टेट है, जर्मन स्टेट की बात हो रही है, तो उन्होंने उसको समिट ऑफ हिस्ट्री कहा। कॉन्स्टिट्यूशन में यही तो होता है। आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे लॉज होते हैं, हम अनकॉन्शियसली या फिर कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा होता है, हर बार पुलिस फोर्स नहीं करेगी या फिर कोई इंस्टीट्यूशन फोर्स नहीं कर रहा होगा, हम अपने कॉन्शियस अपनी मर्जी की वजह से वो सारे अपने मर्जी की वजह से वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं वो मान रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट जो था वो एपेक्स या समिट माना था उन्होंने हिस्ट्री का। अब एक और बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जो रिलीजियस आइडियाज का जो जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करेगी वैसे वैसे रिलीजियस आइडियाज भी डेवलप करेंगे। अगर सोसाइटी प्रिमिटिव है तो रिलीजन भी प्रिमिटिव होगा। अगर रिलीजन सोफिस्टिकेटेड है इसका मतलब सोसाइटी भी सोफिस्टिकेटेड है, डेवलप्ड हो गई, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही थी इन्होंने कि जो चेंज हो रहा है सोसाइटी में वो इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि चेंज होता है कॉन्शियसनेस के लेवल पर, जिसको इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो लैंग्वेज की बात ले लो, ठीक है। अब जो लैंग्वेज है वो लोगों के माइंड में डेवलप होती है, कोई इसको पर्पसली जानबूझ के डेवलप नहीं कर रहा होता है लैंग्वेज को, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो 150 साल पहले जो लैंग्वेज थी हमारी वो थोड़ी डिफरेंट होगी अब से, और उससे पहले चले जाओगे 500 साल पहले और ज़्यादा डिफरेंट होगी, 1000 साल पहले बिल्कुल ही अलग लैंग्वेज थी। तो वक्त के साथ साथ वो अपने आप डेवलप हुई, किसी ने उसको कॉन्शियसली डेवलप नहीं किया था और किसी का कंट्रोल भी नहीं था लैंग्वेज पर। तो इसी का एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं कि हेगल कहना चाहते थे कि जो जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होगा या इवोल्यूशन होगा वो इंडिविजुअल के कंट्रोल से बाहर होगा, क्योंकि वो इवोल्यूशन हो रहा है कॉन्शियसनेस के लेवल पर, इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस यानी कि माइंड के अंदर हो रहा है और इंडिविजुअल उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अब फाइनली हम अपने आते हैं डायलैक्टिक मेथड पर। डायलैक्टिक मेथड में हम कॉन्ट्राडिक्शंस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रियलिटी को हम कॉन्ट्राडिक्शंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कैपिटलिज्म है तो हम कैपिटलिज्म के अंदर क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शन है उसको देखेंगे कि कैपिटलिज्म को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, कि जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं या सीईओ होते हैं, जो बिजनेस के मालिक होते हैं, उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है। उस प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए वो वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन चाहते हैं। अब वर्कर्स जो होते हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो उसको रजिस्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि ठीक है कैपिटलिस्ट और बोर्जुआजी के बीच में, और एक हमें सोशल चेंज देखने को मिलता है। तो ये डायलैक्टिक थिंकिंग हो गई यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसकी बात करी और उसकी वजह से जो चेंज हमें देखने को मिला उस चेंज की हमने बात करी। तो डायलैक्टिक थिंकिंग में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है फैक्ट एंड वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो डायलैक्टिक थिंकिंग में कहा था कि जो फैक्ट हैं और वैल्यू है वो इनसेपरेबल है, उनको अलग नहीं किया जा सकता, और उन्होंने कहा था उनको अलग करना भी नहीं चाहिए। अगर तुम फैक्ट को वैल्यू से अलग कर दोगे तो एक तरह से तुम्हें डिस्पैशनेट और इनह्यूमन सोशियोलॉजी मिल जाएगी, जिससे तुम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इनके नजर डायलैक्टिक थिंकिंग के नजरिए में जो सोशल फिनोमेना होते हैं वो वैल्यू लेडन होते हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने जो अपने वर्कर्स के बारे में कैपिटलिज्म के बारे में स्टडी करी थी, वो
मेनली जो उनके जो वैल्यू सिस्टम था वो ये था कि वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, उनकी सफरिंग बंद होनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी जो वैल्यूज थी उसको फैक्ट से अलग नहीं किया। फैक्ट क्या था, जो कैपिटलिज्म की स्टडी कर रहे थे। अब अलग ना करने के वजह से ही उनकी जो हमें वर्क देखने को मिलता है उसमें एक एंथुजियाज्म, एक पैशन देखने को मिलता है। उस पैशन या एंथुजियाज्म की वजह से कार्ल मार्क्स बहुत सारी चीजें हमें बता पाए कि कैपिटलिज्म में कैसे चीजें काम करती हैं और कैसे एक्सप्लॉइटेशन होता है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फैक्ट एंड वैल्यूज आर इनसेपरेबल का। कि मान लो एक नॉन डायलेक्टेशियन है जो फैक्ट और वैल्यू को अलग अलग रखता है। एक स्टैटिस्टिशियन मान लेते हैं, वो एक देख कहता है कि उसने एक रिपोर्ट निकाली और कहा कि जो पॉवर्टी रेट है वो कंट्री में 40% है। तो ये हो जाएगा नॉन डायलेक्टिक थिंकिंग। मगर रिसर्चर बी जो था, जो डायलेक्टिक थिंकिंग को प्रमोट करता था, उसने कहा गरीबों के साथ जाके रहा हो स्लम एरियाज में, वही खाना खाया, उनको फील किया उनकी क्या फ्रस्ट्रेशन है। तब जाके उसने कहा कि पॉवर्टी के बारे में जो रिसर्च उसने की, फिर उसने अपनी रिसर्च को फाइंडिंग्स को सामने रखा। तो बताओ कौन बेहतर स्टडी कर पाएगा? ऑब्वियसली रिसर्चर भी, क्योंकि उसने उसको फील किया है, उसने जो वैल्यूज था ना, वो जो पैशनेट फील कंपैशन फील कर रहा था गरीबों के साथ, उस कंपैशन को उसने डेवलप किया उनके साथ रहकर और अपनी स्टडी की, जिसकी वजह से उसकी जो स्टडी की फाइंडिंग्स थी वो ज्यादा रिलेटेबल और ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। तो यहाँ पर फैक्ट और वैल्यू का अगर आप अलग नहीं करोगे तो आपको एक बहुत अच्छी स्टडी देखने को मिलेगी। अब मगर हमेशा ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी की वैल्यूज ही नेगेटिव हो, अगेंस्ट है सोसाइटी के, और उन वैल्यूज से वो स्टडी कर रहा हो, तो उसकी जो नेगेटिव वैल्यूज का फर्क पड़ेगा स्टडी पर, वो फिर उसकी स्टडी को खराब भी कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है। तो तुम्हारा जो वैल्यू सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए, अगर फैक्ट और वैल्यू को सेपरेट नहीं रखना है तो। दूसरा यहाँ पर हम पढ़ते हैं डायलैक्टिक थिंकिंग में रेसिप्रोकल रिलेशंस। रेसिप्रोकल रिलेशन में सिंपल क्या होता है, देखो, मानते हैं ए है, हम मानते हैं कि ए जो है वो बी को अफेक्ट कर रहा है, ए अफेक्ट बी। तो रेसिप्रोकल में हम देखेंगे कि बी ए को कैसे रेसिप्रोकली अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये होता है रेसिप्रोकल थिंकिंग। जबकि जो फंक्शनलिस्ट होते थे वो लीनियर कॉज एंड इफेक्ट की तरह चीजों को देखते थे, यानी कि सिर्फ ये देखते थे कि ए बी को अफेक्ट कर रहा है बस। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं, उसमें वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं कि कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, ये फिर जो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिन मतलब ए वेरिएबल है उसका बी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये तो हम देखेंगे, मगर बी का कोई ए पर इफेक्ट नहीं हो रहा होता है, ऐसे वेरिएबल्स भी देखते हैं। तो मगर डायलेक्टिक्स कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर ए बी को अफेक्ट करेगा तो इन रिटर्न बी भी ए को अफेक्ट करेगा। कोई लीनियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती है कहीं भी। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कैपिटलिस्ट लोग अपना एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा देंगे वर्कर्स का, तो वर्कर्स उस एक्सप्लॉयटेशन को अपोज करेंगे। ठीक है, और वो मिलिटेंट हो जाएंगे, बागी हो जाएंगे, और जो कैपिटलिस्ट लोग होंगे उसको दबाने के लिए, उस मिलिटेंसी को कर्व करने के लिए और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर देंगे। फिर उसके अगेंस्ट जो वर्कर्स हैं और ज़्यादा मिलिटेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट और वर्कर्स हैं आपस में एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो डायलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो कॉजेलिटी पे फोकस नहीं करते, मगर वो कॉजेलिटी में एक तरह से रेसिप्रोकल रिलेशंस भी देखते हैं। ठीक है, तो कॉजेलिटी तो यहाँ पे ही होगी। जैसे हमने देखा कि कैपिटलिस्ट एक्सप्लोटेशन ने वर्कर्स को अफेक्ट किया, फिर वर्कर्स ने एक मिलिटेंट एटीट्यूड डेवलप किया, वो फर्दर फिर कैपिटलिस्ट को अफेक्ट किया, उन्होंने अपना एक्सप्लोटेशन बढ़ा दिया। तो इस तरह से हमने देखा कैपिटलिस्ट और वर्कर्स, कैपिटलिस्ट ने वर्कर्स को अफेक्ट किया और वर्कर्स ने कैपिटलिस्ट को अफेक्ट किया। तो एक तरह से ये रेसिप्रोकल रिलेशन हमें कॉज एंड इफेक्ट का देखने को मिला। तीसरा आता है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसमें क्या है, डायलेक्टिशियंस का मानना होता है कि अगर तुम प्रेजेंट को स्टडी कर रहे हो तो उसका जो प्रेजेंट का जो लिंक है पास्ट से वो भी तुमको जानना पड़ेगा, और प्रेजेंट फ्यूचर को कैसे अफेक्ट कर सकता है वो भी जानना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब पास्ट से लिंक का मतलब है कि आपको हिस्टोरिकल रिसर्च करनी चाहिए। कोई भी अगर सोसाइटी के एस्पेक्ट को स्टडी कर रहे हो तो आप उसकी हिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते हो, और उसके साथ साथ आपको पॉसिबल जो जो सोसाइटी का पार्ट आपने स्टडी किया है उसकी वजह से फ्यूचर में क्या सोसाइटी पे फर्क पड़ सकता है। ठीक है,
फ्यूचर में क्या पॉसिबल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो एक तरह से आपके जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो फ्यूचर ओरिएंटेड भी होना चाहिए। पास्ट में स्टडी करा कि प्रेजेंट रिलेशन का पास्ट से क्या क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि पास्ट में ऐसी कंडीशंस थी इसलिए प्रेजेंट में ऐसी कंडीशन आई है, ये तुमने पढ़ा। दूसरा, प्रेजेंट में ऐसी कंडीशन है इसलिए फ्यूचर में ऐसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक, तो तुमने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को मिला दिया है अपने फाइनल स्टडी में। अब क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टडी इंटरेस्ट जो होता है डायलेक्ट्रिशियंस का, वो एक तरह से प्रैक्टिकल एक्टिविटी को एनकरेज करता है, यानी कि अपनी स्टडी में वो बताएंगे कि फ्यूचर में ये अफेक्ट हो सकता है। अब तुम फ्यूचर के अफेक्ट बता रहे हो, एक तरह से तुम लोगों को गाइड कर रहे हो ना कि अगर आपको ये रिक्वायर्ड इफेक्ट चाहिए फ्यूचर में तो इस तरह की प्रैक्टिकल एक्टिविटी के स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टडी में बताया होगा कि अगर ये स्टेप्स लिए तो ये रिजल्ट होंगे फ्यूचर में, अगर दूसरे स्टेप्स लिए तो फ्यूचर में ये रिजल्ट होंगे। तो इस तरह से जो डायलेक्ट्रिक्स थिंकिंग होती है वो प्रैक्टिकल एक्टिविटी को भी प्रमोट कर रही होती है, जिसको हम प्रैक्टिस भी कहते हैं। प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो थ्योरीज में अब तुमने पढ़ा है उसको फिर तुम सोसाइटी में जाकर अप्लाई करोगे। अब यहाँ पर इस कोट को पढ़ सकते हो कार्ल मार्क्स के, पॉज करके वीडियो को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का देखते हैं कि तुम अपने करियर में क्या करना चाहते हो, तुम फ्री हो चूज करने के लिए। ठीक है, तुम क्या बनना चाहते हो, मगर तुम्हारे जो चॉइसेस होंगी ना वो तुम्हारे पास उसको लिमिट कर देगा। ठीक है, पास्ट क्या है तुम्हारा, पहले तो हम प्रेजेंट की बात करते हैं। जो तुम्हारे फैमिली के फाइनेंशियल बैकग्राउंड है या फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशंस है वो लिमिट करता है कि तुम क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, या फिर जो एजुकेशन सिस्टम पहले से चला हुआ आ रहा है वो क्या क्या परमिट करता है तुम्हें फॉलो करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी को डॉक्टर बनना है। ठीक, अब उस डॉक्टर बनने के लिए उसका पास्ट क्या मैटर करेगा कि सोसाइटी के जो पास्ट है वहां पर डॉक्टर को इज्जत दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या फिर जो सोशल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड है डॉक्टर बनने के लिए वो सोसाइटी ने बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, पास्ट में जाकर कॉलेजेस प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक, तो क्योंकि पास्ट जो है वो फर्क अफेक्ट करेगा ना प्रेजेंट को, कि अगर पास्ट में ही कॉलेज इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे तो प्रेजेंट में कहाँ से आएंगे। ठीक है, पास्ट से ही चले एक थिंकिंग डेवलप होगी ना कि हमें डॉक्टर प्रोड्यूस करने हैं, तो वहाँ पर एक आइडियाज डेवलप होगा कि हमें डॉक्टर्स की नीड है। फिर जाके प्रेजेंट में जो तुम्हें बहुत सारे कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, या फिर जो प्रेजेंट कॉलेजेस हैं वो पास्ट में बने हुए होंगे। दूसरा है कि प्रेजेंट की थिंकिंग उस अब प्रेजेंट में तो यह दूसरा है कि फैमिली की जो प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसे अफेक्ट कर रही है इन स्टूडेंट को, क्योंकि डॉक्टर बनने में बहुत ज़्यादा फीस चाहिए, 40-50 लाख रुपए फीस चाहिए होती है, वो उसके पास है या नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसकी प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है स्टूडेंट की, वो डॉक्टर बन भी सकता है या नहीं बन सकता है। ठीक, तीसरा क्या है कि अगर वो डॉक्टर बन गया तो मान लो कि तो उसकी जॉब मार्केट क्या होगी, वो कैसे डॉक्टर बनने के बाद सोसाइटी को अफेक्ट करेगा, या फिर डॉक्टर अगर वो नहीं बनता है तो फिर वो क्या बनेगा फ्यूचर में। तो एक तरह से पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीन चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं डायलेक्टिकल थिंकिंग में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है नो इनएविटेबिलिटीज, यानी कि जो डायलेक्टिक थिंकिंग होती है फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात करती है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये कहती है कि फ्यूचर में ये हो सकता है, कोई एक तरह से फिक्स नहीं कर देती कि फ्यूचर में ये ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ने कहा था कि कम्युनिज्म आ सकता है, मगर उसके लिए ने कहा था कि उसके लिए मार्क्स ने कहा था कि वर्कर्स को वेट करना पड़ेगा और एक्ट करना पड़ेगा सही टाइम पर, अगर एक्ट नहीं करोगे तो कम्युनिज्म नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो था उन्होंने श्योरिटी के साथ बात नहीं करी थी। तो डायलेक्टिक्स में क्या होता है, जब फ्यूचर में की बात करोगे आप तो आप पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज के टर्म्स में बात करोगे। ठीक है, एक तरह से श्योरिटी के साथ बात नहीं होगी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर जो नो इनएविटेबिलिटीज वाला क्लॉज है, इसकी वजह से जो हमने पुराना थीसिस एंटीथेसिस और सिंथेसिस का मॉडल पढ़ा था वो इनएडुकेट हो जाता है। वो कैसे, वो ऐसे इसमें क्या होता था, थीसिस के अगेंस्ट एक एंटीथेसिस डेवलप होगी और फिर फाइनली सिंथेसिस हमें देखने को मिलेगी। ये श्योर था कि सिंथेसिस मिलेगी ही, क्योंकि कोई भी चीज श्योरिटी तो है ही नहीं, इसलिए जो है ये मॉडल एडुकेट नहीं होता है, क्योंकि इस मॉडल में सिंथेसिस मिलेगी ही, इसकी श्योरिटी एंश्योर की गई थी, मगर रियलिटी में श्योरिटी नहीं होती है किसी भी चीज की।
रियलिटी में कोई भी इनएविटेबिलिटीज हम तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए ये मॉडल जो था ये इफेक्टिव नहीं था। और दूसरा, ये थीसिस एंटीथीसिस का मॉडल अच्छा क्यों नहीं था, क्योंकि ये एक तरह से ब्रॉड एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरीज में डाल देता है चीज़ों को, कि एक थीसिस होगी एक एंटीथीसिस होगी, जबकि रियलिटी जो होती है ना ये इन पोलर अपोजिट से अलग होती है। वहां पर एक स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा, वहां पर 1000 चीजें आपस में इंटरेक्ट कर रही होंगी, सिर्फ 2 ही चीजें आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगी। जो रियल रिलेशनशिप होती है ना वो इन थीसिस और एंटीथीसिस के एब्स्ट्रैक्शन से बहुत ज्यादा परे होती है। अब इसकी वजह से जो कार्ल मार्क्स है ना, वो कार्ल मार्क्स जो थे वो उन्होंने हेगल की डायलेक्टिक थिंकिंग को तो एक्सेप्ट किया, मगर पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने अपनी जो हेगल ने जो ओवर सिंप्लीफाई कर दिया था थीसिस एंटीथीसिस का मॉडल बनाकर, उसको कार्ल मार्क्स ने रिजेक्ट कर दिया था। अब नो इनएविटेबिलिटीज का एग्जांपल देखते हैं। अगर एक इनएविटेबल थिंकिंग है, उसका क्या एग्जांपल है, ग्लोबल टेम्परेचर राइजिंग, सो वी आर डेफिनेटली ऑल गोइंग टू डाई इन 50 years, देयर इज नथिंग वी कैन डू। तो एक तो श्योरिटी के साथ कह रहा है कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, तो 50 साल बाद कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा इनएविटेबल थिंकिंग। मगर डायलेक्टिशियंस कैसे देखेंगे इसको कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा और प्लेनेट बर्न करने लगेगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगा कि अगर हम ग्रीन एनर्जी को स्विच कर लेते हैं अभी प्रेजेंट में, तो ये कंडीशन हमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो डायलेक्ट्रिशियन का कहना था कि जो फ्यूचर सिनेरियो होगा उसकी पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है कि प्रेजेंट एक्शन पे तुमने प्रेजेंट में कैसे एक्ट किया है। और यहाँ पर फाइनल पॉइंट है एक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स का। इसका एक्टर्स एंड स्ट्रक्चर्स का, यानी कि डायलेक्टिक थिंकर्स जो होते हैं ना, वो फोकस करते हैं एक्टर का और लार्ज स्केल सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि जो एक्टर होते हैं वो सोशल स्ट्रक्चर को कैसे अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और इन टर्न सोशल स्ट्रक्चर एक्टर को कैसे अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम रिलेशनशिप देखते हैं एक्टर और सोशल स्ट्रक्चर्स की। ये तो आप सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हो कि एक एक्टर होता है, सोशल स्ट्रक्चर होता है। सोचो डायलेक्ट्रिशियंस के कार्ल मार्क्स ने ये बात 200 साल पहले कह दी तकरीबन, जो कि सोशियोलॉजी में अब जाके एक्सेप्ट हुई है पिछले 40-50 सालों में, ठीक है। वरना तो पहले कोई माइक्रो फिनोमेना को फोकस कर रहा था, कोई मैक्रो फिनोमेना को फोकस कर रहा था, जैसे कि फंक्शनलिस्ट है वो मैक्रो फिनोमेना को फोकस कर रहे थे, ठीक है। और इंट्रैक्शनिस्ट और सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म में माइक्रो फिनोमेना को फोकस किया जा रहा था। मगर जो एंशिएंट पुराने क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स थे वो पहले से ही एक्टर्स और स्ट्रक्चर्स को एक साथ देखते थे, इंटर रिलेटेड देखते, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक्टर सोशल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा, फिर सोशल स्ट्रक्चर इंटर्न एक्टर को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर एक डायलेक्टिक थिंकिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का सिनेरियो भी हम रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सोशल मीडिया ऐप के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया ऐप जो है जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक हो गया, उनको किसने बनाया होगा, इंसानों ने ही बनाया होगा, एक्टर्स ने ही बनाया होगा, कोई ना कोई एक्टर, मतलब जो ह्यूमंस होते हैं। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि उस प्लेटफॉर्म पे लोग आए, तो एक सोशल स्ट्रक्चर हो गया है। सोशल मीडिया को सोशल स्ट्रक्चर की तरह समझो जिसको इंसानों ने बनाया था, एक्टर्स ने बनाया था, ठीक है। एक्टर कौन थे, डेवलपर्स, ऐप डेवलपर्स। उन्होंने ये सोशल मीडिया ऐप को बनाया जो कि एक तरह से सोशल स्ट्रक्चर है। और इस सोशल स्ट्रक्चर में क्या होगा, लोग आएंगे, एक ऑडियंस आएगी, वहां पर लोग कोलैबोरेट करेंगे, एक साथ कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज कराएंगे, ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी करेंगे और लोग आपस में इंटरकनेक्टेड भी फील करेंगे। तो एक तरह से सोशल मीडिया ऐप ने लोगों को मदद करी, ठीक है। एक्टर ने सोशल मीडिया ऐप बनाई, सोशल मीडिया ऐप ने एक्टर्स यानी कि लोगों की मदद करी। अब उसके साथ साथ क्या होता है कि वो जो स्ट्रक्चर है ना वो लोगों को एक तरह से थ्रेटन भी करेगा। उसका जो ऐप का एल्गोरिदम है वो उस तरह से डेवलप हो जाएगा कि वो आप रात भर स्क्रॉल करते रहोगे, आपकी एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाएगा लोगों को देखकर, ठीक है। आपको परफेक्ट एक तरह से दिखाई जाएगी कि परफेक्ट ह्यूमन क्या होता है, और आपका डेटा जो है वो एडवर्टाइजर्स को बेचा जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्टर्स ने सोशल मीडिया ऐप बनाई, डेवलपर्स ने, फिर सोशल मीडिया ऐप ने इन टर्न जो एक्टर्स थे दूसरे लोग उनको अफेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि एक्टर और सोशल स्ट्रक्चर बीच में क्या रिलेशन होता है, या फिर जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम है उसके अगेंस्ट में
जो एक्टर्स होंगे वो प्रोटेस्ट करेंगे कि इसका एल्गोरिदम चेंज होना चाहिए, ये एल्गोरिदम सोसाइटी को खराब कर रहा है। इन टर्न फिर क्या होगा कि एक्टर्स ने अब यहाँ पर क्या हुआ, सोशल मीडिया को अफेक्ट किया, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर को अफेक्ट किया। इन टर्न क्या होगा कि जो डेवलपर्स होंगे उसका एल्गोरिदम चेंज कर देंगे। अब वो चेंज एल्गोरिदम है वो फिर से एक्टर्स को अफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। तो इस तरह से एक्टर और सोशल स्ट्रक्चर के बीच में एक इंटरप्ले हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हेगल की कुछ बुक देख लेते हैं, फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, साइंस ऑफ लॉजिक, फिलोसफी ऑफ राइट और फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।